ठीक है, लास्ट क्लास जो हुई, शुरुआत हो गई थी, लगभग 3 चार्ट डिस्कस किए गए थे और किस्मत से एक दो चार्ट जो आप लोगों ने दिए थे सेम वैसे ही स्पेशल जो है इवेंट उसमें लागू हो रहे थे। अ, जो चार्ट बहुत कम ऐसे दिखते हैं, लेकिन वो अनुभव की बात है कि किस प्रकार से उसे प्रिडिक्ट करना है। तो उस लास्ट के वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें ये था कि जब सेवंथ का लॉर्ड तारा कारक प्लेनेट हो, तारा कारक प्लेनेट मतलब जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है राहु केतु को छोड़ करके, अगर वही सप्तमें सेवंथ का स्वामी ही हो, तो उस प्लेनेट पर जब गुरु या शनि की दृष्टि पड़ती है तभी शादी होती है। ये कई चार्टों में चेक किया जा चुका है, इसलिए ट्रांजिट में हम उसे चेक करेंगे और दशा अंतर दशा में 2 7 11 की आवश्यकता होगी, है ना। तो लास्ट क्लास आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हमने जो डिस्कस किया था कि सिर्फ 2 प्लेनेट थे, दो प्लेनेट थे जिसमें एक धारा कारक और एक शुक्र, जो मैरिज के लिए पॉजिटिव थे और उसी में विवाह का प्रेडिक्शन दिया जाएगा। ठीक है, एक मैंने भी दिया था और एक चार्ट और आप लोगों की तरफ से आया था। तो कुछ स्पेशल चार्ट होते हैं जिसका प्रेडिक्शन करने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं ना। केवल हम ग्रहों को या गुरु के जो है सेवंथ भाव में दृष्टि देख करके प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर गुरु सेवंथ भाव में आए या सेवंथ पे दृष्टि पड़े तो प्रेडिक्शन कर देते हैं कि शादी हो जाएगी। लेकिन जब आप अनुभव में देखेंगे, यहाँ पे चार्ट जब डिस्कस किया जाएगा, तो 6 भाव में गुरु है तो भी शादी हो जाती है ट्रांजिट में, 8th में है तो भी शादी हो जाती है, 12th में है तो भी शादी हो जाती है ना। तो ट्रांजिट में जरूरी नहीं है कि उसकी दृष्टि वो मार्गी दृष्टि जो है सेवंथ पर पड़े। ठीक है, बिना बकरी दृष्टि या मार्गी दृष्टि सेवंथ पे पड़े हुए या लगन पे पड़े हुए शादी हो जाती है, क्योंकि दूसरा प्लेनेट हमारा शनि है, उसकी दृष्टि लगन या सेवंथ पर होता है। ठीक है, गुरु की जरूरी नहीं है, केवल शनि की दृष्टि पड़ेगी और गुरु की दारा कारक प्लेनेट पे होगा और या दारा कारक भाव पे होगा, शादी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जो है अनुभव है, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 5 6 साल हो चुके हैं, लगभग 2017 से या 2016 से क्लास चल रही है। तो वो अनुभव के कारण मैं बता पाता हूँ। और जब आप लोग क्लास करेंगे, चार्ट देखेंगे, तो आप लोगों को भी, क्योंकि इतने सारे चार्ट देखे जाएंगे इस 2 महीने में मैरिज के ऊपर, कम से कम 30 से 40 चार्ट आप लोग देख लेंगे। तो जितना ही ज्यादा चार्ट आप देखेंगे उतना ही प्रैक्टिस होता जाता है। 2 महीने बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो 2 महीने बाद आप मैरिज प्रिडिक्शन करने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ध्यान से हर क्लास को देखा और उसके बाद से अपने तरीके से 2 4 चार्ट अपने लेवल पे प्रयास किया, अपने परिवार का, अपने रिलेटिव्स का, अपने मित्रों का, उसको प्रयास किया चेक करने का, तो 2 महीने बाद उनके मैरिड लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है या उनकी शादी उसी डेट में क्यों हुई है, ये आप लोग प्रिडिक्ट करने में और फिर उसी आधार पे आप आगे किसी भी चार्ट का प्रिडिक्शन करने में सक्षम हो जाएंगे। तो जो जो इवेंट में पढ़ाता जाता हूँ, वो समझ लीजिए उसका प्रिडिक्शन करने में आप लोग सक्षम हो जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को सिखाया जाए, ना कि पढ़ाया जाए। पढ़ाना वो होता है कि हमने बता दिया, आप लोग सीखें ना सीखें वो आपका। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं सिखाऊं और आप लोग भी उसे प्रयास करें सीखने का। और ज्यादा जब हम चार्ट लेते हैं, आप उसे देखते हैं, तो उसे सीख भी जाते हैं। अगर आपने कंसंट्रेट होकर के, आप समझिए कि आपका माइंड यहाँ पे होना चाहिए, प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपने यहाँ बैठा हुआ लेकिन बैठे हुए हैं, लेकिन आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तो उस बीच जो हम बात करते हैं वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, वो नहीं घुसती हैं, है ना। तो कंसंट्रेट होना जरूरी है। 1 घंटे ही क्लास कीजिए, लेकिन 1 घंटे हमारे साथ रहिए। मैं बहुत ज्यादा 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा लेता हूँ, आराम आराम से पढ़ाता हूँ और एक एक इवेंट को काफी टाइम लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो बेसिक क्लास कंप्लीट हो चुकी है और उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो
अगर उसको ध्यान से पढ़ लिया जाए, याद कर लिया जाए जो चीजें बताई गई हैं, तो आधे एस्ट्रोलॉजर तो आप लोग ऐसे भी बन जाते हैं कि भाई किसी की लाइफ में या किसी के चार्ट में कोई प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो आप बता सकते हैं ना। कुछ धीरे धीरे और इवेंट को प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे, जिसमें बहुत सारे इवेंट आते हैं। मैरिज का हम शुरुआत करेंगे और इसके बाद से कोशिश करेंगे लिटिगेशन का, है ना। लिटिगेशन शुरू करेंगे, उसके बाद से चाइल्ड बर्थ। लिटिगेशन का शायद आप लोगों को नहीं बताया गया, लिटिगेशन भी होगा, फिर चाइल्ड बर्थ होगा। चाइल्ड बर्थ के बाद से प्रोफेशन, टूर एंड ट्रेवल्स का होगा, फॉरेन ट्रेवल्स का होगा, सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स का होगा, हेल्थ रिलेटेड जिसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, प्रश्न कुंडली से रिलेटेड प्रश्न से जितने भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो सब लिया जाएगा। घड़ी से भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो भी लिया जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब हमें 2 घंटे के अंदर चाहिए, 4 घंटे के अंदर मिलना चाहिए, मतलब घटना घटनी है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके वहां आने वाला है ना, और ट्रेन 4 घंटे लेट है, 5 घंटे लेट है, फिर 6 घंटे लेट है, और आपको ये जानना है कि आखिर वो व्यक्ति जो हमारे यहाँ आने वाला है, जो हमारा रिलेटिव है, रात को कितने बजे आएगा। ट्रेन 10 बजे रात तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो 11 बजे नहीं आया, 12 बजे आया, तो क्या वो 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे या सुबह आएंगे। हम आराम से सोए 7 बजे तक, सुबह आएंगे, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि वो ट्रेन या जो जो मेहमान आपके आने वाले हैं वो सुबह 8 बजे आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है, तो 8 बजे तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है, और सटीकता भी इसमें है। ठीक है, जब आप इसको प्रयास करेंगे, जांचने का प्रयास नहीं करना, इसको यूज करना है, निश्चित रूप से आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो इसको भी आप लोगों को बताया जाएगा। और बाकी जितने भी इवेंट है, किसी के पास जन्म कुंडली नहीं होती है तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रिडिक्शन किया जाता है। अगर किसी के पास डिटेल नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली से कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन वो 7 महीने बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, 7वें महीने के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप सभी इवेंट के फार्मूले नहीं जान जाएंगे, सभी इवेंट को प्रिडिक्ट करना नहीं जाएंगे जन्म कुंडली से, तब तक आप प्रश्न कुंडली को समझ नहीं पाएंगे। फार्मूले सारे वही रहेंगे, लेकिन उसमें कैस्पल चार्ट का, कैस्पल सबलार्ट का यूज शुरू हो जाता है, और वहां से जो है प्रश्न कुंडली से हम प्रेडिक्शन करना सीखते हैं। प्रश्न कुंडली में बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके आप लोगों को बताए जाएंगे। तो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग कोई अपना चार्ट देखना चाहें जिसपे हम प्रोडिक्शन मैरिज को देख सकते हैं, कि जो फार्मूला बताया गया, फार्मूला में एक बार रिपीट कर देता हूँ। फार्मूला यही है कि जो शादी के लिए होता है वो दूसरा भाव होता है, 7वां भाव होता है और 11वां भाव होता है। दूसरा भाव क्यों होता है? दूसरा भाव हमारा परिवार है। 7वां भाव क्यों होता है? वो मैरिज का भाव है। तो हमारा परिवार, मैरिज और 11वां वृद्धि की, लाभ की। तो वृद्धि होना किसके कारण होना? परिवार में होना। परिवार में वृद्धि क्यों होना? शादी के द्वारा वृद्धि होना। तो शादी होगी तो हमारे परिवार में वृद्धि होगी। तो 2, 7, 11 यहाँ पर मैरिज के लिए पॉजिटिव भाव माने जाते हैं, जो हमने फार्मूला आप लोगों को चार्ट दिया हुआ है। 5वां और 9वां भाव यहाँ पर सपोर्टिव माने जाते हैं। 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव हमारा होता है प्रेम का, होता है मित्र का, होता है। 9वां भाव हमारा धर्म का होता है। तो 5, 9 भाव सपोर्टिव माने जाते हैं 2, 7, 11 के। अब शादी कब नहीं होती है? जब हमारे दशा में, अंतर दशा में, प्रत्यन दशा में 1, 6, 10 की संख्या ज्यादा आ जाती है 2, 7, 11 से। ठीक है, कहां पर? नक्षत्र स्तर पे और सबलाट स्तर पे। तो 1, 6, 10 के साथ 8 या 12 जब होता है, तब वो 1, 6, 10 बुरा प्रभाव देता है। तो 1, 6, 10 क्यों? क्योंकि 1 जो है सेकंड से 12वां पड़ता है। फर्स्ट मतलब सेल्फ, है ना, अकेला। तो और छठा भाव क्या है? वो डाइवोर्स का है, अनमैरिड का है, वो 7 से 12वां पड़ता है। और 10वां भाव जो होता है वो 11 से 12वां भाव पड़ता है। तो 1, 6, 10 जो होता है ये अनमैरिड का होता है। और जब तक शादी की उम्र है,
25 साल 30 साल तो शादी नहीं हुई है, तब तक व्यक्ति 1 6 10 होने पे अनमैरिड रहेगा। लेकिन शादी हो गई है, मान ली कोई दशा चल रही है जो 25 साल तक पॉजिटिव शादी के लिए, और आपकी शादी 22 से 25 साल के बीच में हो गई, तो 1 6 10 के साथ 8 11 आएगा तो डाइवोर्स हो जाएगा। और खास करके राहु शनि और केतु और सूर्य, इन 4 प्लेनेट में अगर है तो आपको डाइवोर्स करा देगा। और एक प्लेनेट और था शुक्र, शुक्र जो है मैरिज का कारक, उसमें 1 6 10 है तो पूरी लाइफ मैरिज की प्रॉब्लम होती ही रहेगी। आपको कभी भी ये महसूस ही नहीं होगा कि हम हैप्पी मैरिड में जी रहे हैं। हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। जब वीनस खराब हो जाता है, चाहे वो महिला के चार्ट में हो चाहे पुरुष के चार्ट में हो, तो 1 6 10 एक ऐसा प्लेनेट है, शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें 1 6 10 होने पर पूरी लाइफ मैरिड के लिए प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आप किसी का चार्ट देखें, शुक्र में 1 6 10 11 दिखे, तो आप क्या कहेंगे कि आपके लाइफ में मैरिड प्रॉब्लम चल रही है ना? क्योंकि वीनस जो है मैरिज का कारक है, मैरिड लाइफ का कारक है। तो हर इवेंट का एक प्लेनेट कारक बनता है, जैसे एजुकेशन का, संतान का। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, अगर ना बोलना नहीं है तो थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी ना लोगों को, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में लोग वीडियो देखते हैं ना। और वीडियो कैसे देखते हैं? वीडियो कैसे देखते हैं? कान में लीड लगा के, तो उसमें टू टू गाड़ी की आवाज आएगी तो दिक्कत होगी, तो म्यूट कर लीजिए, ठीक है? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम 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 आचार्य जी। हाँ, मेरे को मेरा लड़की का डेट ऑफ बर्थ डाला है 8 जून 1997। मैं भी टाइमिंग है अभी अभी लेता हूँ, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना, या मैं अभी लेता हूँ जरा। मैं जो बता रहा हूँ बता लेने दीजिए ना, नहीं फिर भूल जाएगा, हर बार नहीं बताया जाएगा। तो वीनस जब खराब होता है तो किसी की मैरिड लाइफ में अगर वीनस खराब है, चाहे वो पत्नी महिला के चार्ट में हो या पुरुष के चार्ट में हो, अगर वीनस के नक्षत्र स्तर पे 1 6 10 या 1 6 के साथ 8 या 11 आ रहे हैं, और 10 ग्रह स्तर पे हो या समलाड स्तर पे हो, तो उस व्यक्ति का, उस महिला का, उस लेडीज का मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है, ठीक है? और आप एक प्लेनेट को देख के ये बता सकते हैं कि आपके मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, ठीक है? अगर वीनस अच्छा है तो बाकी सारे प्लेनेट कितने भी ज्यादा बिगड़ जाए, डाइवोर्स कराना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम तो रहेगी, दशांतर दशा में रहेगी, लेकिन पूरी लाइफ नहीं रहेगी। जब दशांतर दशा खराब आएगी तो रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन वीनस में अगर खराबी आ गई तो कहते हैं डीएनए में खराबी आ गई, पूरी लाइफ व्यक्ति परेशान रहता है और वो दुखी रहता है अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, ठीक है? वो जादू टोना, भूत प्रेत, इनके पास इनको भी ठीक कराने के लिए तांत्रिकों के पास चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि जब इनके पास आप जाएंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैंने 3 4 महीने अभी से हट करके, अपने से हट करके ऐड देना शुरू किया कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप लोग, मैंने ऑफिस बनाया और आप लोग आइए। तो आते तो थे, लेकिन क्या करके आते थे? मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई नहीं आता था। मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, आप कुछ भी कर दीजिए और ठीक कर दीजिए। और यहाँ मैं गई थी या यहाँ गया था, लोग बोले कि आपको वहाँ जो है प्रेत का साया है या आपकी पड़ोसी ने करा दिया है। अर्थात जितने भी एस्ट्रोलॉजर है वो यही काम कर रहे हैं, तांत्रिक कर्म का काम कर रहे हैं, या फिर भूत प्रेत, राहु की दशा है या राहु की, तो आपके वहाँ भूत भूत का साया है या फिर किसी पड़ोसी ने करा दिया, ये कह करके जो है उन्हें उन्हें कहते तो उन्हें मानना ही पड़ता है। तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। समय खराब होता है तो लोग तरह तरह से बातें बनाते हैं। तो जब आदमी परेशान रहता है तो इन सबके पास जाता भी है और लाखों रुपए खर्च करता है कि मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, लेकिन होता नहीं है। जब तक हम वीनस को ठीक नहीं करेंगे, शुक्र को ठीक नहीं करेंगे, तब तक मैरिड लाइफ ठीक नहीं होगा। चाहे सारे प्लेनेट को हम ठीक कर लें, शुक्र को ठीक करना जरूरी है ना? इसी तरह सभी इवेंट का एक प्लेनेट होता है, उस प्लेनेट को हम ठीक कर लें तो उस इवेंट को हम ठीक कर सकते हैं। एजुकेशन खराब है तो गुरु को ठीक कर लें, बुद्ध को ठीक कर लें, है ना? संतान नहीं हो रहा तो गुरु को ठीक कर लें। तो
इसी तरह सभी इवेंट के लिए, हर सभी इवेंट के लिए एक प्लान होता है। ठीक है। दूसरा आप लोग को एक फार्मूला बताया गया था, नोट्स में दिया गया था कि अगर सेवंत का स्वामी या शुक्र छठे भाव में आ जाता है तो पहली शादी टूटती है, या शादी के बाद से मैरिड प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि सेवंत का स्वामी छठे में चला गया। ठीक है। सेवंथ लॉर्ड अगर 6 भाव में जाके बैठ जाता है तो अपने से 12 में बैठ गया, तो जो प्लेनेट अपने से 12 में बैठ जाता है वो प्लेनेट अपने गुणों का नाश कर लेता है, अपने जो नेचुरल गुण है उसका उसको खत्म कर देता है। तो सेवंथ का स्वामी क्या है? मैरिड लाइफ है। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सेवंथ भाव माना जाता है, विवाह के लिए सेवंथ भाव माना जाता है। उसका स्वामी छठे भाव में चला जाए तो शादी नहीं होने देगा। 35 साल 40 साल तक शादी नहीं होती, 30 के ऊपर ही होती है शादी, समझिए। और उसके बाद भी मैरिड में लाइफ में समस्याएं बनी रहती हैं। फिर क्या होता है, व्यक्ति जब उम्र बढ़ने लगती है तो यार जैसी भी शादी हो रही है किसी तरह कर लेता है, और समस्याएं बनी रहती हैं, वो कभी सुखी नहीं रहता है। अच्छा, ये कुछ शायद इसमें ना, बेटा देखना, ये ना इसका सीपीयू गर्म हो गया है। ऐसा क्यों? लग तो नहीं रहा, ठंडा है पूरा। काम करेगा सीपीयू वाली। हम्म? काम करेगा। अभी बोल रहा था बेटा, मैंने बंद कर दिया, उसका चार्ज होने से हो रहा हूँ। ठीक है। तो इतनी बातें जो मैंने बताया इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, है ना। सिक्स का स्वामी सेवंथ का स्वामी 6 में आ जाए तो मैरिड लाइफ में, बेटा दरवाजा बंद कर दो, आवाज आ रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी। शुक्र 6 में बैठ जाए, शुक्र 6 भाव में बैठ जाए तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगर लग्न कुंडली से आप देखेंगे तो शुक्र का 6 में देखिए, और अगर अगर आप केपी कुंडली से चेक करेंगे, नक्षत्र चार्ट से चेक करेंगे, तो तो शुक्र में 1 6 आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है ना, आप लोगों को प्रत्येक लग्न के बारे में समझाया गया। तो वृषभ लग्न की कुंडली है तो आप पाएंगे 100 चार्ट अगर आपने देखा या 10 चार्ट देखा तो उसमें 8 7 8 में आपको मैरिड प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। कारण क्या है कि वृषभ लग्न की कुंडली में वीनस कहाँ पे आता है? छठे भाव में आता है। तो पहले का स्वामी, छठे भाव का स्वामी शुक्र बन गया तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो इसी तरह से कुछ लग्न ऐसे हैं जो मैरिड कैसा भी शादी कर लीजिए, कितने भी गुण मिला लिया कह रहे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। शादी भी ऐसे लोगों की लेट होती है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम चार्ट डिस्कस करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे इस तरह के फार्मूलों पर हम बातचीत करते रहेंगे। प्रत्येक चार्ट में कुछ नया होता ही है, कुछ नया रहेगा तो हम उसको बता देंगे, और उसे नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि वो भूल जाता है। ये वीडियो आपने आज देख लिया या क्लास कर लिया, दोबारा वीडियो भी नहीं देखा, और 2 दिन से ज्यादा याद नहीं रहता, तीसरे दिन भूल जाता है। हो सकता है अगले दिन ही भूल जाए, लेकिन अगर आपने कहीं जो हमने नोट्स दिया है उसका कहीं बना लिया है, और एक लाइन ही लिखना है कि सेवंथ का लॉर्ड 6 में बैठा है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। शुक्र 6 भाव में बैठा है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, शादी भी देर से होगी और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। तो ये 2 फार्मूले हो गए जो किताबों में देखने को कम मिलते हैं, या मिलते भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नोट कर लेंगे तो याद रहेगा ना। दूसरा क्या बताया था कि दारा कारक प्लेनेट 7th भाव का स्वामी हो तो जब उस प्लेनेट को शनि या गुरु इनमें से कोई एक देखेगा तो शादी होगी। तो जब दशांतर दशा मैच कर रहा हो तब देख रहे हैं कि पहला गुरु की दृष्टि 7 पे पड़ रही है या लगन पे पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि जो ही बुध पे पड़ेगी शादी हो जाएगी, है ना। शनि की मान लीजिए ना ही लगन पे पड़ रही, ना ही 7 पे पड़ रही है, वो 3rd भाव में बैठा है, सेकंड भाव में बैठा है। सेकंड में चलो बकरी होगा तो लग्न पे दृष्टि पड़ने, लेकिन 3rd में बैठा तो बकरी होकर भी दृष्टि लग्न पे नहीं पड़ेगी। तो 3rd में बैठ करके शादी कब होगी? जब वो 7th के लॉर्ड को देखेगा तभी शादी होगी। तो कुछ ये नियम है, इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा सा लिखना भी, लिखने का भी प्रयास करें। तो जब पेन चलाएंगे
तो कुछ चीजें नोट होती जाएंगी और वो एक किताब बनती चली जाएगी। उसे जब भी आप एक बार पलटेंगे, प्रयास करेंगे, जैसे मेरे पास भी बहुत सारी कापियां भर गई हैं, 3-4। जब भी कुछ स्पेशल आता है तो मैं उसे नोट कर लेता हूँ, वो हर चार्ट में वो ऐसा ही मिलता रहता है। तो उसे आप नोट कर लेंगे तो फिर आपके लिए एक जरूरत जब भी आपकी पड़ेगी, एक बार पेज पलट लेते हैं तो वो चीजें याद आ जाती हैं। और 2-3 बार आपने उसे देख लिया फिर अपने आप दिमाग में आ जाता है, फिर उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैरिज के लिए ये कुछ चीजें थी। और एक था लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज के लिए हमने अभी फार्मूला नहीं दिया आप लोगों को, नोट्स नहीं दिया है। वो एक हफ्ते बाद अगली क्लास हो जाएगी, अगले 2 दिनों को, उसके बाद से लव मैरिज का चार्ट आप लोगों को फार्मूला बना के दिया जाएगा। उसमें बहुत सारे मैरिज से रिलेटेड हमने दिया कि मैरिज से इतने सारे टॉपिक है, मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है, इस टॉपिक पे चर्चा होगी। और सभी के लिए फार्मूले हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठा है तो क्या फल होगा। ठीक है, और किस उम्र में होगा। प्रश्न आते हैं कि हमारे लाइफ में हमारा लवर कब आएगा, या हमारी मुलाकात उनसे कब होगी, हमारे हस्बैंड से शादी कब होगी, मुलाकात कब होगी। तो वो सब चीजें जो है होती है। शादी के पहले कोई मैरिड कई गाँव का थोड़ा बहुत भी रहने दो। शादी के पहले लव अफेयर होगा या शादी के बाद होगा, ये भी जो है चार्ट को देख करके समझा जा सकता है। हमारा देश संस्कारी है, एक बार शादी हो गई तो लोग भटकते नहीं है ना, कि एक उसी के साथ रात में हमारी शादी हो गई, और अगर लव अफेयर का योग है भी तो लोग भटकते नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रांग योग है तो भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भटकने मतलब स्ट्रांग योग का मतलब क्या है कि राहु की दशा चल रही हो और लव अफेयर के योग बने हुए हो, वीनस की दशा चल रही हो, लव अफेयर के योग बने हुए हो, तो व्यक्ति भटक जाता है ना। वीनस शुभ प्लेनेट है, लेकिन लव अफेयर के संबंध बने हुए हैं, 5-8 का संबंध बना हुआ है, और वीनस की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो व्यक्ति भटक जाता है। शनि में नहीं भटकता, राहु में और शुक्र में। तो शादी के बाद भी भटकने के चांसेस बने रहते हैं, शादी के पहले भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारे लाइफ के मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसमें एक एक करके फार्मूले दिए जाएंगे और उसको चार्ट पर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए, और भी बहुत सारी चीज याद नहीं आ रही, जैसा जैसा आता रहेगा चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आचार्य जी बताइए क्या डिटेल था। 8 जून 8 जून 1997 1997 और 1997 टाइम। जी, टाइम ऑफ बर्थ हुआ शाम को 4 बजे। प्लेस प्लेस हुआ राउरकेला, उड़ीसा। क्या था इनका, शादी नहीं हो रही है। ने वो मेरा लड़की है, अभी इसका पढ़ाई खत्म हुआ, बीटेक किया, बीटेक के बाद एमबीए खत्म हुआ, और इस महीना में और एक सब्जेक्ट है एग्जाम का, और इसका शादी कब होगा। ठीक है, शायद चर्चा मैंने देखा था, शायद चार्ट बताया था आपको। और अच्छा, एमबीए के लिए आपने दिखाया था शायद ना, एमबीए का होगा कि नहीं होगा। तो एमबीए हो गया, आप हाँ जी जी। बीटेक बीटेक भी हो गया है ना। ठीक है, हेलो सर, क्वेश्चन है एक सर। हाँ शर्मा जी। सर अभी आपने बताया ना 7th लॉर्ड अगर तारा कारक हो, जो आप, हेलो, हाँ बोलिए। अगर तारा कारक तो कम डिग्री वाला होता है, वो और कोई भी हो सकता है, तो उसको हाँ, तो नहीं लेंगे। हाँ वो राहु केतु के छोड़ करके सारे कोई भी प्लेनेट हो सकता है। हाँ जी, लेकिन वो 7th लॉर्ड ना हो तब भी उसको लेंगे हम, क्योंकि जेमिनी में तारा कारक बोलते हैं ना कम डिग्री वाले को। हाँ, अगर वो 7th लॉर्ड नहीं है तो उस भाव पर शनि, तारा कारक प्लेनेट जिस भाव में बैठा है उस भाव पर शनि या गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो शादी होगी। ठीक, ठीक है, उस भाव पर पढ़नी चाहिए।
अगर उस पे नहीं पड़ रही है तो हम ये बता सकते हैं कि शादी 2 साल, क्योंकि हमें दिख जाएगा कि उस भाव को गुरु पार कर चुका है या शनि पार कर चुका है, तो अभी 2 साल तक उस भाव पे दृष्टि नहीं पड़नी है। तो हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगले 2 सालों तक तो शादी इनकी नहीं होनी है। ये क्लियर कट कहा जा सकता है। इतना मतलब सटीक फार्मूला है ये, कि अगर आपने देख लिया कि दारा कारक भाव पे दृष्टि नहीं पड़नी है, युति नहीं होनी है, तो 2 सालों तक नहीं हो तो 2 सालों तक शादी नहीं होगी। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, देखिए एस्ट्रोलॉजी है और सामान्य ये भी साइंस है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स है, उस रूल्स के आधार पे हम कॉन्फिडेंटली कुछ चार्टों में हम क्लियरली कह सकते हैं। कुछ चार्टों में कंफ्यूजन होता है क्योंकि सभी प्लेनेट पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना, और शादी की उम्र भी चल रही है, 2 7 11 भी चल रही है, तो वहां पर हमें लग्न कुंडली को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो 7th का लॉर्ड अपने से कहाँ बैठा हुआ है, 10वें बैठा है, चौथे बैठा है, 12वें बैठा है, 8वें बैठा है ना, तो वो शादी में लेट कराता है। अगर अगर शुक्र और 7th लॉर्ड, इसका भी फार्मूला दे दूंगा, मेरे पास नोट है, चौथे बैठ जाए, 8वें बैठ जाए, छठे बैठ जाए, 10वें बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, तो शादी 28-30 के बाद ही होती है, फिक्स है ना। तो उसमें हम 3 प्लेनेट पकड़ते हैं, दारा कारक प्लेनेट, 7th लॉर्ड और वीनस। इन तीनों में से अगर तीनों प्लेनेट छठे में, 8वें में, 10वें में, 12वें में बैठे हों तो शादी अपने आप 30 के बाद ही होगी। अगर वीनस और 7th लॉर्ड भी 4th या 10th भाव में बैठे हैं तो भी शादी 28-30 के बाद ही होती है। अगर ये दूसरे में बैठ जाए, 5वें में बैठ जाए, 9वें में बैठ जाए तो शादी 25 के पहले हो जाती है। कुछ रूल है कि अगर ये दूसरे में, 5वें में, 9वें में, लगन में बैठ जाते हैं तो शादी 25 के पहले हो जाती है। वहां 2 7 11 भी कम हो तो भी शादी जल्दी हो जाती है। और अगर ये प्लेनेट यहाँ बैठे हुए हैं, चौथे में, 7वें में, चौथे में, 10वें में, 12वें में, छठे में, 8वें में, तो 2 7 11 चाहे कितना भी हो, वो 28 के आसपास ही शादी होगी। और अगर बहुत कम है संख्या 2 7 11 की, तो 30 के बाद होगी। ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ तो ये सब चीज जो है कि नोट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये तो आप लोगों को एक बार पढ़ेंगे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। वही भैन जी पापा जी ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ नमाज में भी अगर एक्टिवेशन हो रही है तब भी मैरिज हो जाएगी ना, अगर नमाज में भी एक्टिवेशन हो रही है। सर ये ओप्पो को ब्लॉक कीजिए ना सर, वॉइस। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਲਿਆ कोई कुछ कर रहा था, दिनेश जी, शर्मा जी, आप कुछ कर रहे थे? हाँ सर, अगर नमाज में एक्टिवेशन चल रही हो तब भी मैरिज हो सकती है, लगन कुंडली अगर सपोर्ट ना कर रही हो नमाज में। नमाज हम पढ़ने, इसमें हम पढ़ते ही नहीं है, नमाज कुंडली हम देखते ही नहीं है, ठीक है। केपी पद्धति में नमाज का नमाज हम नहीं देखते, लग्न कुंडली ही देखेंगे और उसका नक्षत्र देखेंगे कि वो प्लेनेट या 7th का लॉर्ड, 7th लॉर्ड नहीं, वीनस, और जिसकी दशांतर दशा चल रही है वो किसके नक्षत्र में है, क्योंकि फल किसको देना है, दशानाथ को देना है, अंतर दशानाथ को देना है, प्रत्यंत दशानाथ को देना है। हम फल प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, टाइम का निर्धारण कैसे करते हैं, दशा के आधार पे, ठीक है। विंशोत्तरी दशा ही इसमें यूज होना है, अष्टोत्तरी दशा यूज नहीं होना, कोई भी दशा हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ विंशोत्तरी दशा यूज करेंगे। और जो दशा है अपने नक्षत्र के अनुसार फल देता है, उसका नक्षत्र अगर पॉजिटिव है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, नक्षत्र नेगेटिव है तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ नवांश पे चर्चा नहीं करेंगे, इसीलिए हमने आपको नवांश सप्तमांश सब पे चर्चा नहीं किया है, ठीक है। नक्षत्र बोले जिस ग्रह जो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो, हाँ, लग्न कुंडली में। हाँ, मान लीजिए कि मेष लग्न में कोई, मेष राशि में कोई जो है प्लेनेट है ना, तो मान लीजिए कि वो 10 डिग्री पे है, तो 10 डिग्री पे है तो किस नक्षत्र में हुआ, अश्विनी नक्षत्र में हुआ, ठीक है। अगर वो 14 डिग्री पे हुआ तो किस नक्षत्र में हुआ, भरणी नक्षत्र पे हुआ। अगर वो 28 डिग्री का हुआ तो किसमें हुआ, कृतिका नक्षत्र में हुआ, ठीक है। तो पहले जब अश्विनी नक्षत्र रहेगा तो स्वामी कौन हो जाएगा, केतु। भरणी नक्षत्र में रहेगा तो स्वामी कौन हो जाएगा, शुक्र। और कृतिका नक्षत्र में रहेगा 28 डिग्री पे कोई भी प्लेनेट तो उसका स्वामी हो जाएगा सूर्य, ठीक है। तो ये जो नक्षत्र स्वामी है केतु और शुक्र और सूर्य, ये बताएंगे कि ये इस प्लेनेट के शादी होगी, इस प्लेनेट में इस दशा में शादी होगी कि नहीं होगी। नक्षत्र स्तर ज्यादा
महत्व का रखता है। नक्षत्र को देखना बहुत ही जरूरी है ना। तो जब हम नक्षत्र चार्ट देखते हैं तो उसमें पूरा क्लियरली आ जाता है कि ये शादी जो है इस दशा में होगी कि नहीं होगी, क्लियरली पता चल जाता है। हम एक बार मान लीजिए 28 साल की उम्र में, नहीं 28 साल की उम्र में मान ली कोई दशा एक्टिवेट हो गई ना, और लंबी दशा है, गुरु की दशा है, शुक्र की दशा है, और वो चलनी है, काफी लंबा चल रहा है, तो हम उस टाइम दशा को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। उसमें जो भाव एक्टिवेशन की जरूरत है, भाव को एक्टिवेट कराएंगे 2711 को, और अंतर दशा प्रत्यंत दशा में कब शादी का टाइम आ रहा है उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे, उसके आधार पे प्रिडिक्ट करेंगे, उसी समय शादी होगी। कुछ चीजें तो अनुभव से पता चल जाता है कि हाँ इस टाइम ही शादी होगी, है ना। और उस टाइम हमें मूड बनाना पड़ता है, या अब आगे टाइम नहीं है अभी कर लो, नहीं तो आगे फिर अविवाहित ही रहना पड़ेगा, या फिर 5 साल बाद शादी होगी। मुझे याद है मैं 4 साल पहले किसी का प्रेडिक्ट किया था कि शादी नहीं होगी, और अभी तक नहीं हुई। तो कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जहां पर आप क्लियर कट कह सकते हैं कि शादी 3 साल 4 साल बाद ही होगी, या फिर टाइम आ गया है अब आप कर लो, अगर अब आपने नहीं किया तो फिर आगे बहुत ही मुश्किल आने वाला है, आगे हो सकता है कि अच्छा रिश्ता ना भी मिले। तो चूंकि एस्ट्रोलॉजी को 90% करने वाले ऐसे लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, खास करके मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं इस तरह से, और बहस भी करते हैं। ठीक है, किताब पढ़ करके वो कुछ चीजें जानते हैं वो लोग, लेकिन एक्चुअल जो प्रेडिक्शन है उस चीज को नहीं समझते, तो वो हर साल शादी की प्रेडिक्शन कर देते हैं, वो ठीक नहीं है ना। तो इस कारण से लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर से भविष्य विश्वास उठ गया, वो सिर्फ जानकारी के लिए पूछते हैं, है ना, कि कब होगी। आपने कह दिया इस साल नहीं होगी, वो कहेंगे ठीक है कह दिया, होगी नहीं होगी देखा जाएगा, प्रयास तो करते हैं। मैं भी कहता हूँ प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अगर क्लियर कट हो गया कि मैरिड लाइफ खराब होगी, डाइवोर्स होगा, आगे शादी होगी, तो निश्चित रूप से होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, चाहे आप कितने भी 36 से 36 गुण वाले चार्ट को ढूंढ लीजिए, है ना। जब तक हम प्लेनेट को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम मैरिड लाइफ को ठीक नहीं बना सकते, समस्याएं बनी रहती है ना। तो चार्ट पे वेरी करता है वो, और उसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। मेरा ये था आचार्य जी, इसको चार्ट जो आपने दिया डिटेल, इस डिटेल को मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि ये जो है इसका पार्ट नहीं है, प्रेडिक्शन का पार्ट है। तो जो हमने फार्मूला बताया 2711, आप लोगों को कितना समझ में आया? आप लोगों ने उसे नोट्स बनाया कि नहीं बनाया, पीडीएफ निकाला कि नहीं निकाला, वो आप देख लीजिएगा। मेरा प्रयास है, कहना है कि आप लोग पीडीएफ निकाल लीजिए, या फिर उसे नोट कर लीजिए। 10 से 20 मिनट लगना नोट करने में, नोट कर लीजिए। बाकी और भी चीज जो नोट मैं दूंगा उसे भी आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। एक चार्ट लेते हैं। एक बहुत ही स्पेशल चार्ट था, लुधियाना के थे कमलजीत जी, है ना। आज भी ये 34-35 के आसपास होगी, 86 का जन्म है, लगभग 85-86 का। शादी उनकी नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल से 1610 उनके चार्ट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से एक योग निकाला था, उसी टाइम शादी उनकी हुई। और जब 1610 है तो डाइवोर्स भी होगा, डाइवोर्स भी हुआ, शादी की उसी दिन से शुरुआत हो गई, और मुश्किल से 6 महीने लगे थे, डाइवोर्स हो गया था। और उसके बाद से समस्या अभी बनी हुई है शादी का। शायद इसी साल मैंने कहा था, उनका चार्ट में ढूंढ रहा था, मिला नहीं, तो मोबाइल में था उनका डिटेल, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से या मांग लूंगा उनसे, क्योंकि पिछले एक आध महीने का ही हमारी आपस में बातचीत की है। क्योंकि वो बहुत सारे चार्ट पहले देते थे, 10-15 चार्ट हर महीने वो भेजते थे हमारे पास प्रेडिक्शन के लिए, तो काफी चर्चा होती थी। लेकिन इधर 1 साल से कोई चार्ट नहीं भेज रहे, बस अननॉर्मल बातें होती हैं। उसके पीछे भी कहानी है कि कुछ, चलिए मैं अपना चार्ट डिस्कस करता हूँ, ठीक है।
मैं आज अपना चार्ट लेता हूँ, उसके बाद से अगले क्लास से और लोगों के सेलिब्रिटी के या फिर कुछ स्पेशल चार्ट डिस्कस किया जाएगा। 22 फरवरी 1977 7:35 शाम का जन्म है। 32-33 मैंने निकाला था तो 33 आया था, मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल यूज कर ले 35 बताते हैं ना, मैंने 35 लिया। 33-35 कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और गोरखपुर, ठीक है। कन्या लग्न की कुंडली है, राहु सेकंड भाव में है, 7th लॉर्ड का स्वामी जुपिटर है और वो 9th भाव में बैठा हुआ है। 9th भाव का स्वामी वीनस 7th भाव में बैठा है। इसका एक नियम होता है, बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। 7th और 9th का जब संबंध बनता है, 9th भाव भाग्य भाव है, 7th भाव मैरिज भाव है। तो शादी के बाद से जो है भाग्य उदय होता है ना, कहते हैं शादी के बाद से भाग्य उदय होता है। तो 7th लॉर्ड का स्वामी 9th में है, 9th का स्वामी 7th, एक दूसरे के फलों को देने के लिए वो बाध्य होते हैं। तो 7th भाव शादी का है, जो 9th भाव में बैठ गया, तो जब शादी हो जाएगी तब वो भाग्य उदय होगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। जब शादी हुई उसके बाद से ही मैंने जॉब शुरू की, अर्थ इनकम शुरू किया। थोड़ा बहुत अर्थ इनकम तो पहले भी था, ऐसा नहीं है, शादी से पहले भी था, लेकिन रेगुलर इनकम नहीं था। कह सकते कि मैं उतना पैसे की चिंता नहीं करता था, ठीक है, पैसे आए नहीं आए, अकेला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शादी के बाद से कभी भी पैसे में कमी, हर महीने पैसे आने लगे और हर महीने बढ़ने लगे, स्थिर नहीं रहे, आगे बढ़ने लगे, बचत भी होने लगी। तो 7th और 9th का ये नियम है, ये किताबों में मिल जाएगा, इसे आप लोग नोट भी कर लीजिए। 7th 9th का जब संबंध बनता है तो शादी के बाद से भाग्य होता है, ठीक है। वीनस यहाँ पर 7th भाव में बैठा हुआ, तो मैरिड लाइफ के लिए तो बढ़िया है ना। वीनस यहाँ पर 7th लॉर्ड में बैठा हुआ है तो मैरिड लाइफ के लिए ठीक है, लेकिन ये इसका नक्षत्र स्तर बताएगा वीनस का, मैरिड लाइफ कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। वीनस का नक्षत्र स्तर बताएगा कि ये शादी होने देगा नहीं होने देगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वीनस का नक्षत्र लेवल बताएगा। सूर्य यहाँ पे 6ठे भाव में है, तो जब सूर्य 6, 10, 6, 8, 12 में रहता है तो लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचते, और मैंने भी आज तक नहीं सोचा, ठीक है। लोगों को कहने फॉर्म तो भर देता था लेकिन प्रयास ही नहीं करता था एग्जाम देने के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब, चंद्रमा भी अष्टम में है, तो कभी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा ही नहीं। पढ़ाई के टाइम से मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, लोग बातें करते थे कर लो, भर भी देता था, ध्यान नहीं था। 10th का स्वामी मंगल 5th में है, और 10th का स्वामी बुध मंगल के साथ है, थर्ड के स्वामी और अष्टमेश मंगल है यहाँ पे। तो लग्नेश और दशमेश बुध है, पंचम भाव का स्वामी है, अष्टमेश के साथ है। एस्ट्रोलॉजी का एक माना जाता है कि पंचम का संबंध दसम का संबंध अष्टम से बन जाता व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है। तो एस्ट्रोलॉजी गुरु मेरी 13 साल की, जब मैं 8वीं पास का एग्जाम दे करके मामा जी के पास गया था, अकेले ही गया था, ट्रेन पकड़ा और चला गया बिहार। तो वहीं से उन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाई, है ना। बैठ के पहले हस्तरेखा देखना सिखाया, फिर बोले कि ऐसे तो कितना तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम जाओ ये किताब देता हूँ। और वो किताब मेरे पास अभी भी है, बताइए कब, 13 साल की उम्र में, और मेरी उम्र हो चुकी है 30, 43, 44 हो चुकी है। और वो हस्तरेखा किताब अभी है, उसके पेज कुल के अलग हो चुके हैं, लेकिन किताब अभी भी है। और बहुत बड़े विद्वान थे हस्तरेखा के, नारायण दत्त श्रीमाली की किताब है। और वहीं से रुचि जगी 13 साल की उम्र से। फिर 9th 10th में जब मैं बोर्ड की एग्जाम था, उस समय तक मैं एस्ट्रोलॉजी किताबें पढ़ता था, लोगों के हाथ देखना शुरू कर दिया था। और तब से रुझान बढ़ते बढ़ते समझे 30 साल की उम्र, 30 साल हो गए मुझे इस लाइन में, न्यूमरोलॉजी वास्तु सब सीखा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली।
जब मैंने इस विद्या को सीखा, नक्षत्र पद्धति को, तब जाके मुझे लगा कि हाँ मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। इसके पहले सब कुछ आता था, मुझे लगता मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन अंदर से कहीं कहीं संतुष्टि नहीं होती थी कि मैं प्रिडिक्शन जो कर रहा हूँ सही तो हो जाता है, लेकिन मैं वो किस आधार पे कर रहा हूँ वो बहुत आधार साइंटिफिक नहीं लगता था, है ना। तो कई बार गलत भी हो जाता था। जब ये पद्धति सीखा तो हमें लगा कि हाँ अब ये साइंटिफिक पद्धति है और इसे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना चाहिए। फिर इस पर हमने रिसर्च भी किया। परिवार है, टाइम नहीं दे पाता हूँ कई बार, तो उतना ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाता, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने काफी मेहनत से इसमें टाइम भी दिया, काफी रिसर्च भी किया। एक एक दिन में मैंने 40-40 कुंडलियां देखी हैं, एक एक दिन में। सुबह से 10 बजे से बैठ के रात के 10 बजे तक 40 कुंडलियां आ जाती थी, 40 की प्रिडिक्शन दे देता था शाम तक। लेटेस्ट अगले दिन तक दे देता, अगले दिन फिर आती थी, फिर देखता था। इतना प्रयास करना पड़ता है सीखने के लिए, है ना। वो किस लिए देता था? फ्री में देखता था कि सीखने को मिलेगा, है ना। तो कोशिश करते करते फिर वो उन लोगों से डिटेल पूछता था, शादी की डेट पूछता था, फिर उसपे कारण क्यों और कैसे हुआ, फिर उनको एक फ्री में कोई प्रिडिक्शन दे देता था करियर के लिए, या जो उनका प्रस्ताव से देता था। एक एक दिन में 40-40 कुंडली मैंने देखी है सुबह शाम तक, और काफी दिन प्रयास किया, 3-4 महीने तक क्या करके थोड़ा सा अनुभव के हाँ अब ये प्रिडिक्शन लोगों तक जाना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो 2016 से फिर ये शुरू हो गया। अब देखिए हमारी शादी जो हुई थी वो हुई थी 5 फरवरी 2005 को, ठीक है। 5 फरवरी 2005 को शादी हुई थी, और 2-3 महीने पहले फिक्स भी हुई थी। 3 या कैसे 4-5 महीने फिक्स का मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मैं शादी में लड़की देखने गया भी नहीं था, वाइफ को देखने नहीं गया था, मैं यही गाजियाबाद में था। और ये हुआ कि आप आ जाओ और सगाई हो जाएगी। मैं नहीं देखने गया, मैं कहा, आप लोग देख लो, आप लोग देख लो कि शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुझे फोटो दिखा दीजिएगा। उन्होंने फोटो भी नहीं भेजा और शादी फिक्स करके आ गए, और मैं सिर्फ शादी में पहुंचा था, है ना। हमारे वहाँ एक तिलक का प्रोग्राम होता है, तो वो सब 5-6 दिन पहले था, 30 जनवरी उनरी के आसपास, 4-5 दिन पहले। और उसी दिन पहुंचा, तो उसी समय लड़की के परिवार वाले भी मुझे देखे। लड़की वाले भी इतने विश्वास पात्र थे, वो भी मुझे देखने नहीं आए। सिर्फ फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है तो वो देखा होगा, या बड़ा फोटो देखा होगा। तिलक में उन्होंने मुझे देखा, और शादी में लड़की ने मुझे देखा और मैंने वो देखा। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि माता पिता के ऊपर विश्वास, भाई जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, है ना। हमारे भाई की भी शादी वही 5-6-7 साल पहले, उसने भी यहाँ रहते हुए, लड़की गाजियाबाद में है, लड़का भी गाजियाबाद, एक दूसरे को नहीं देखे कि आप लोग देख लो, हम शादी कर लेंगे। तो ऐसा था। तो 5 फरवरी को शादी हुई थी। और शादी क्यों नहीं हो पाई उसके पहले, 27 साल की उम्र में शादी हुई थी, उसके पहले क्यों नहीं हो पाई, उसी समय क्यों हुई, क्या उसमें ट्रांजिट लगते थे या नहीं लगते थे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले हफ्ते इसको नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। तो अब समझिए कि उस समय जब मैं 6 साल या 5 साल तक, तो वीनस की दशा शुरू हो गई थी, ठीक है। केतु जो है की दशा चल रही थी जन्म के टाइम पे। 77 में जन्म हुआ, तो 83 तक केतु की दशा थी। ये अच्छा नहीं था, काफी बुरा था। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दिया, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दिया, क्योंकि इसमें 6-8 भी एक्टिव था, ठीक है। और ये केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, और अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ था, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूल, है ना। मूल में, गंड मूल में जन्म हुआ था। हेल्थ प्रॉब्लम थी, 1-2 साल का उम्र था तब तक हुआ, मुझे याद है। मैं जब बड़ा हो गया तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन था, हेल्थ प्रॉब्लम थी, मम्मी बताती, प्रॉब्लम होती थी। तो जब वीनस की दशा शुरू हुई तब ठीक हो गया, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम अभी तक नहीं है ना। थोड़ा सर्दी जुकाम है, क्योंकि जुपिटर मून जो है अष्टम होता है, तो सर्दी जुकाम रहती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो वीनस की दशा उस समय स्टार्ट हो गई, और ये रही 2003 फरवरी तक, ठीक है।
तो हम जब हमारे पास शादी के लिए बात बनती है, अब शुरू होती है, तो हम उस प्लेनेट से ही देखना शुरू करते हैं, है ना, कि ये दशा कैसी है। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करते हैं कि कैसी दशा है। ठीक है, वीनस में देखिए क्या बता रहा है, 2, 7, 9, ये तो अपने आप में पूरी तरह से पॉजिटिव है, लेकिन इसका नक्षत्र लेवल कौन है प्लेनेट है? मरकरी। कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। मरकरी किस भाव का स्वामी है? पहले का, 10वें का, और कहाँ बैठा है? 5वें भाव में बैठा है। किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ बैठा है। मंगल किसका स्वामी है? तीसरे का और 8वें का। ठीक है, तीसरे का और 8वें का। तो बुध में किस किस प्लेनेट की निगेटिविटी आ गई है? अष्टमेश की और तृतीयेश की। मंगल तृतीयेश है और अष्टमेश है, दोनों प्लेनेट, दोनों भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। कि तीसरे का स्वामी अष्टम के अष्टम के साथ संबंध बनाए तो अच्छा नहीं माना जाता। तो वीनस में 2, 7 एक्टिव है, लेकिन 110 भी 110 भी नक्षत्र स्तर पे एक्टिव है। ठीक है, वीनस में की दशा में बहुत ही प्रयास माता पिता ने किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, या कह सकते कि उतने अच्छे से प्रयास भी नहीं किया। वो लास्ट टाइम तक सोचते रहे कि बेटा जो है कुछ कुछ कमाने लगे, कुछ बन जाए, कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, तब शादी करेंगे, है ना। वीनस की दशा थी, वहां पर नक्षत्र स्तर पे 110। पहला भाव क्या है? सेल्फ का है। स्वभाव क्या है? प्रोफेशन का है, कर्म भाव का है। तो नौकरी इसमें जो है, जब तक व्यक्ति प्रोफेशन अच्छा पैसा नहीं कमाता, तब तक शादी के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, ये चीज बताता है। तो कहीं के अंदर से वो बात भी थी, और 27 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, उस समय भी नहीं थी, आज भी नहीं। तो उस कारण से पूरा मनोयोग उनका नहीं बना, और हमारा भी लास्ट टाइम उसके बाद से जो है, जब उन्होंने देखा भाई शादी उदी जो है कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई कभी नौकरी पकड़ता है, कभी छोड़ देता है, टेक्नोलॉजी में पड़ा रहता है, तो शादी कर देते हैं, और बाद में अपने आप स्थिति जैसी पड़ेगी सुधर जाएगा। तो शादी उन्होंने कर दिया, और उसके बाद से रेगुलर इनकम के लिए तलाश में लग गया मैं। और शादी होने के बाद भी, होने के बाद इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हम लोग हमेशा साथ ही रहे हैं, कभी भी हमने छोड़ा नहीं, है ना। साथ साथ ही रहे, चाहे कम इनकम रही हो चाहे ज्यादा रही हो, साथ ही रहे। और जैसे जैसे वो आगे हमारे साथ रही, भाग्य वृद्धि होती रही, और धीरे धीरे स्थिति बदलती रही। ठीक है, तो वीनस में यहाँ 110 था, ये कहीं कहीं वीनस जो है एक कारण बना कि दशा में शादी नहीं होने दिया। ठीक है, इसके बाद की अंतरदशा, इसके बाद की दशा चेक कीजिए कौन सी है? सूर्य की दशा है। ठीक है, 2003 के बाद से सूर्य की दशा लगी, और यहाँ से शादी के लिए रिश्ते बहुत ज्यादा आने लगे। इसमें क्या है? नक्षत्र स्तर पे राहु है। कौन है? राहु। और इसमें 2, 7, 11 एक्टिव। क्या एक्टिव है? 2, 7, 11 एक्टिव है, और 7 नंबर भी सब लॉर्ड लेवल पे है। ठीक है, तो 2, 7, 11 एक्टिव होने से ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, वीनस से ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ, अगर उस समय हम मरकरी में 7 भाव एक्टिवेट कर देते, दूसरा भाव एक्टिवेट कर देते, तो फिर शादी हो जाती, है ना। तो जब हम किसी भाव को एक्टिवेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये मान के चलते हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अर्थात हम शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक है। तो 50% तो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है वो, जब हमारी इच्छा पूरी तरह से, जब हम एक्टिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ अपना भाव एक्टिवेशन काम करता है। लेकिन कोई भी चीज हमने एक्टिवेशन नहीं कराया, सूर्य की दशा आई, अपने आप शादी रिश्ता तय हुआ और शादी हो गई। ठीक है, तो अब वहां पर चेक करते हैं कि जब सूर्य की दशा आई, तो अंतरदशा क्या थी? जिस समय शादी हुई, मई में, फरवरी में शादी हुई थी, 5 फरवरी 2005 को। ठीक है, सूर्य में राहु था, और मंगल था।
ठीक है, क्या था, मंगल था। अब यहाँ पे देखिए सूर्य बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, अब ये बैठा कहाँ पे, देखिए बैठा है छठे भाव में, दशानाथ स्वामी बैठा है छठे भाव में, छठे भाव को बता रहा है, 12वें भाव का स्वामी है, लेकिन इसकी दशा में शादी हो गई, वीनस सप्तम भाव में बैठ करके शादी नहीं करा पाया, है ना। सामान्य व्यक्ति, पंडित जी लोग मम्मी पापा दिखाते हैं, कहते भाई शुक्र की दशा चल रही, शादी तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना, शादी हो जाएगी, लेकिन ये वीनस शादी नहीं करा पाया, सूर्य छठे भाव में बैठ करके, अनमैरिड के भाव में बैठ करके अपना शादी करवा दिया। क्यों? क्योंकि ये जिस नक्षत्र में बैठा था वो नक्षत्र बहुत ज्यादा पॉजिटिव था मैरिज के लिए, उसमें 2 7 11 ज्यादा एक्टिव थे, और वीनस का नक्षत्र लेवल 110 बता रहा था, निगेटिव भाव को बता रहा था। ठीक है, तो सूर्य की दशा थी और राहु की अंतरदशा थी, और राहु में देखिए क्या है, 2 7 11 ग्रह लेवल पे है, नक्षत्र लेवल पे मंगल है, 3 5 8 बता रहा है, और सबलॉर्ड लेवल पे 7 11 एक्टिव। ठीक है, तो मैरिज के लिए जो निगेटिव भाव होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 6 10, तो 1 6 10 नक्षत्र स्तर पे नहीं है, और सबलॉर्ड लेवल पे 7 11 एक्टिव है। ठीक है, और 5 नंबर भी यहाँ पर एक्टिव है मंगल में। 1 6 10 को हम मैरिज के लिए निगेटिव मानेंगे और किसी भाव को निगेटिव नहीं मानेंगे। 1 6 10 के साथ 8 या 12 होगा तो बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 1 6 10 यहाँ पर नहीं है, तो राहु भी यहाँ पर 7 11 के साथ जो है पॉजिटिव की भूमिका में है, और प्रत्यंत दशा उसमें मंगल की थी, मंगल में नक्षत्र स्तर पे देखिए 7 11 और 11 सबलॉर्ड लेवल पे एक्टिव है। इसके पहले चंद्रमा की थी, और चंद्रमा भी जो है जनवरी तक था, 26 जनवरी तक, जिसमें सगाई वगैरह हुआ होगा, तो ये भी पॉजिटिव है ना। तो दशांतर दशा का बहुत ज्यादा महत्व है। हमने आपको बताया कि उसमें ट्रांजिट लगना चाहिए ना, जब प्लेनेट की ट्रांजिट लगेगा तभी शादी होगी। तो ट्रांजिट कैसे देखते हैं, ट्रांजिट गुरु की और शनि की दारा कारक भाव पर दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, अब दारा कारक भाव कौन सा है एक बार चेक करते हैं। सबसे कम डिग्री का प्लेनेट कौन सा है, सबसे कम डिग्री का जो जुपिटर। प्लेनेट है वो है जुपिटर। कौन है, जुपिटर। जुपिटर, और ये कहाँ बैठा हुआ है, 9वें भाव में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, और ये सेवंथ का स्वामी भी है ना, सेवंथ का स्वामी भी है। ठीक है, जुपिटर है, सेवंथ का स्वामी भी है, और बाकी प्लेनेट, चंद्रमा जो है 2 डिग्री का है ना, तो जुपिटर यहाँ पर सबसे कम डिग्री का है। तो इस पे जो है दृष्टि पड़नी चाहिए शनि या राहु की, तभी शादी हो पाएगी, शनि या गुरु की, और लग्न या सेवंथ पर भी दृष्टि होगी गुरु या शनि की, तभी शादी होती है। ठीक है, और शुक्र की क्या भूमिका थी उस समय हम चेक करेंगे। ठीक है, तो जब शादी हुई 5 फरवरी 2005 को, दशा सूर्य राहु और मंगल, इसको याद रखिए, इसकी क्या भूमिका है ट्रांजिट में वो भी हम चेक करेंगे। बाकी उस समय गुरु 9th भाव में है, 7th लॉर्ड होकर के, वहां पर क्या भूमिका है उसको भी हम चेक करते हैं। ट्रांजिट का नियम आप लोगों को बताया गया है, लास्ट क्लास में बताया गया, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो 2022 चल रहा है, हम इसमें ट्रांजिट के में चले गए, और हम इसमें 2005 में जाएंगे पीछे। ठीक है, माइनस में, हम माइनस में जाते हैं 2005 में। देखिए 2005 अक्टूबर आ गया, अक्टूबर अभी चल रहा है, तो हम महीने में हम पीछे जाएंगे या प्लस में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहले चले गए, तो 31 जनवरी आ गया, और डेट में हम और आगे गए, 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी 4 फरवरी 5 फरवरी। 5 फरवरी 2005 को ये चार्ट है। ठीक है, 5 फरवरी 2005 को जुपिटर कहाँ था, देखिए ये बीच वाला लग्न कुंडली है,
और वो बाहर की जो है ट्रांजिट कुंडली है बड़ी वाली, ठीक है। जुपिटर कहाँ पे था? लग्न में, ठीक है। और जन्म के टाइम पे जुपिटर कहाँ था? नौवें 9th भाव भाव में में। था, ठीक है। तो जुपिटर लग्न में आके 7th को भी देख रहा है और 9th भाव को भी देख रहा है, ठीक है। शनि कहाँ पे था? 10th भाव में। तो शनि की दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए? लग्न पे होनी चाहिए या 7th पे होनी चाहिए? तो 10वें भाव से दसम दृष्टि शनि की कहाँ पड़ेगी? वो 7th भाव में पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक बार चेक करते हैं उस समय शनि वक्री था या नहीं था। 28 18, मैं एक दिन आगे बढ़ता हूँ। 28 14 हो गया, तो शनि वक्री था। क्या था उस समय? शनि वक्री था फरवरी में। तो शनि जब वक्री होता है तो एक भाव पहले भी अपनी दृष्टि डालता है। तो शनि की दृष्टि कहाँ थी? 9th भाव पर। शनि का प्रभाव 9th पे भी था। तो जब प्लेनेट वक्री होता है तो एक भाव पहले अर्थात 9th पे भी प्रभाव डालता है। तो शनि का प्रभाव तारा कारक भाव गुरु पर भी था, ठीक है। तारा कारक भाव 9th पर भी था। तो यहाँ पर अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है? शुक्र ट्रांजिट का शुक्र कहाँ बैठा है? पंचम भाव में, ठीक है। ट्रांजिट का शुक्र कहाँ बैठा है? पंचम भाव में। और उस पर भी ट्रांजिट के जुपिटर की दृष्टि है, ठीक है। जन्म का शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? 7th भाव में। पे कहाँ पे किसकी दृष्टि है? जुपिटर की भी है और शनि की भी है, ठीक है। तो वीनस पर गुरु या शनि की दृष्टि होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? लग्न का जो गुरु है, लग्न का जो वीनस है, उस पे दृष्टि होनी चाहिए। अगर उस पे दृष्टि पड़ गई तो आप समझे कि शादी का टाइम आ चुका है। अगर ट्रांजिट लग रहा है और वीनस पे भी जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो समझिए शादी का टाइम आ चुका है, अब नहीं टल सकता, है ना। और अगर दशांतर दशा लग रही हो, ट्रांजिट भी लग रहा हो, लेकिन वीनस पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो शादी का टाइम अभी नहीं आया। तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली जो ट्रांजिट लगेगी उस समय वीनस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो शादी का टाइम होगा। उस आधार पे भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर चार्ट में वीनस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है ना। तो ये भी जो है आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि वीनस, हमने लास्ट चार्ट देखा था वहां भी वीनस के चार्ट पर, वीनस पर गुरु की दृष्टि थी लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर ट्रांजिट पूरी तरह से लागू हो रहा है। 7th भाव पर, दारा कारक भाव पर गुरु और शनि का प्रभाव है, दृष्टि प्रभाव है, ठीक है। और क्या दशा कौन कौन सी थी? सूर्य की दशा थी, राहु की दशा थी और मंगल की प्रत्यन दशा थी, ठीक है। अब देखिए जुपिटर की स्थिति क्या है। जुपिटर 25 डिग्री और 0 बता रहा है। हम प्लस में जाते हैं तो जुपिटर भी अपने अपने डिग्री में घट रहा है। अगर हम प्लस में ना टिक कर रहे हैं, एक दिन भागे जा रहे हैं, तो जुपिटर की डिग्री भी घट रही है। अर्थात जुपिटर भी क्या है? क्या है? वक्री है। तो जुपिटर जब वक्री है तो उसका प्रभाव हम 12th भाव से भी देखेंगे। तो अब समझिए क्या कि जुपिटर दशा स्वामी सूर्य पे भी प्रभाव डाल रहा है। ट्रांजिट में जुपिटर दशा अंतर दशा स्वामी राहु पे भी प्रभाव डाल रहा है 12th भाव से 9वीं डिग्री। और प्रत्यन दशा स्वामी मंगल पर जुपिटर की पंचम दृष्टि है और शनि की सप्तम दृष्टि है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जो दशा स्वामी है, अंतर दशा स्वामी है, प्रत्यन दशा स्वामी है, वो भी कहीं ना कहीं लिंक है, ठीक है। तारा कारक प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं लिंक है। जो शुक्र है जो मैरिज का कारक है उस पर भी कहीं दृष्टि पड़ रही है। तो बहुत सारे चीजें जब एक साथ मैच होती हैं तो इवेंट घट जाता है, घटना घट जाती है ना। और इतनी गहराई से जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जब इतनी सारी चीजें हम देख लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं कि भाई हाँ इस महीने में शादी हो जाएगी, या फिर 2-3 महीने का एक पीरियड है, इस पीरियड में शादी हो जाएगी, अब नहीं टलेगी, है ना। तो इसी तरह से हम अलग अलग चार्ट पे जब डिस्कस करेंगे, फिर अनमैरिड चार्ट पे हम प्रिडिक्शन करेंगे कि किस आधार पे हम प्रिडिक्शन, जैसे लास्ट तो चार्ट किया था लास्ट क्लास में, उसी तरह आगे भी
हम इस पे डिस्कस करेंगे और फिर सीखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, किस किस चार्ट पे कैसे फार्मूला लागू हो रहा है, और फिर इसी फार्मूले के आधार पे हम आगे प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और जो लोग भी आगे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं सभी को लिंक दे दिया गया है, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और उस पे आप लोग पेमेंट करके, देखिए हम जो पेमेंट आपसे लेते हैं नाम मात्र कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाने में आनंद आता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक हमारी विद्या पहुंचे, लोग भ्रमित है वो भ्रमित ना रहे, सही प्रिडिक्शन लोगों को करना आए। तो जो इस विद्या को पढ़ाने के लिए जहाँ 60-65 हजार लोग है ना लेते हैं, 45,000 भी लेते हैं, मैं इसको कम पैसे में क्यों पढ़ाता हूँ? क्यों? ये हमारा, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों की विद्या जो है, जो नॉलेज है, वो जन जन तक पहुंचे और उसे लोग सीखे, है ना। एक नई पद्धति है, और उसको अच्छे से सीखेंगे तो देश का भला होगा, समाज का भला होगा। तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, कम पैसे में पढ़ा रहा हूँ, और इस पैसे में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो हमसे जुड़े। आप 12-13 दिन लगभग मैं क्लास दे भी चुका हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर समझ में आ गया हो मेरी पद्धति, इसको आगे आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई किसी के साथ प्रेशर नहीं है। तो अगले शुक्रवार से उन्हीं के साथ हमारी क्लास शुरुआत होगी जो पेमेंट किए होंगे, उनके लिए एक नया ग्रुप बन जाएगा, और उसी ग्रुप में लिंक जाएगा, और सभी को लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और जो भी वीडियो होंगे सभी को भेज दिए जाएंगे। ये जो ग्रुप है इसका रिकॉर्डिंग हो चुका है या चल रहा है, आप लोगों को कल तक मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के पास अभी 2-3 दिन 4 दिन है, आप लोग जैसे भी पेमेंट करके और अगले क्लास में अपना एडमिशन ले लीजिए, और फिर हम क्लास शुरू करेंगे फ्राइडे शाम 8 बजे से क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं। बाकी और कुछ पूछना हो, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए आप लोग कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। मेरे पास टाइम रहेगा, उस टाइम पे तो मैं बात कर लूंगा, क्योंकि एक बार टाइम दे देता हूँ तो फिर वो टाइम आता नहीं हमारे पास, क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ अलग अलग कामों में। तो उस समय अगर टाइम रहा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर टाइम ले लूंगा, और टाइम देने के बाद भी कहूंगा कि आप लोग दोबारा फोन उसी टाइम कर लीजिए जब मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि फिर वो महीनों बीत जाते हैं, मैं कुंडली देख नहीं पाता, वो टलता ही रहता है। तो आप लोग फोन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी चीज पूछना होगा मुझसे आप कल पूछ लीजिए, परसों पूछ लीजिए, और आगे जिनको जुड़ना हो वो आगे। कुछ लोग, सब 5-6 लोगों की फीस आ चुकी है, आज ही आई है, तो वो ग्रुप बना दिया जाएगा, और जैसे लोग आते रहेंगे ग्रुप में जुड़ते रहेंगे। ठीक है, कल की क्लास नहीं होगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, बाहर चंचल जी की आवाज कानों में गूंज रही है, जागरण चल रहा है। तो कल की क्लास नहीं करेंगे, और अगले हफ्ते नॉर्मल रहता है, शांत रहेगा ना, फिर क्लास करेंगे। ठीक है, शुक्रवार से। नमस्कार सर। प्रणाम गुरुदेव, शुभ रात्रि। गुरु जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जैसा भी होगा, नमस्कार सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।